नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हमें 41 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 3 जुलाई 1980 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 2:30 दोपहर के और जन्म का स्थान है झारखंड। प्रश्नों की बात की जाए तो मुख्य प्रश्न विवाह को लेकर के है। अभी तक विवाह नहीं हुआ है और काफ़ी प्रयासों के बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इनके ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो विवाह के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और जॉब को लेकर के भी जानना चाहते हैं कि अभी जिस नौकरी में हैं उसमें उन्नति की संभावना कब है और इसके अलावा क्या कोई कार्य करना उचित रहेगा, धन वगैरह को लेकर, दशाओं को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लगन कुंडली की तरफ जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लगन कुंडली प्रारंभ होती है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देवता जाकर के कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो तुला लग्न एवं कुंभ राशि की कुंडली बन जाती है। लग्न का मान 24 डिग्री है। लग्नेश शुक्र जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तुला लग्न ऐसे जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो बैलेंस्ड स्वभाव होता है। बार बार मैं बोलता हूँ कि अपने आप को बैलेंस रखते हैं, हर परिस्थिति में संतुलन बना लेना या हर परिस्थिति से सामंजस्य बिठा लेना इनकी खूबी होती है। जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक एक करके ग्रहों को समझे तो केतु इनके चौथे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। 27 डिग्री के साथ यहाँ पर केतु बैठा हुआ है बाल अवस्था में। अब देखिए केतु 4th में है शनि की राशि में। इस कुंडली में शनि योग कारक हैं तो अब हमें कहना चाहिए कि केतु योग कारक ग्रह के घर में जाकर के बैठा हुआ है और केतु शनि लाभ स्थान में है। तो यहाँ पर केतु भी धन के लिए, प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ी चिंता वगैरह फिक्र लगी रह सकती है, चिंता और फिक्र, लेकिन फिर भी केतु यहाँ पर जो चौथे भाव में बैठे हुए हैं ये वाहन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 22 डिग्री के साथ पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर वृद्ध अवस्था का चंद्रमा है। इस कुंडली में चंद्रमा कर्मेश है यानी कि करियर भाव के स्वामी होकर के शिक्षा भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि, देखिए शनि की राशि में है ये चंद्रमा कुंभ में और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है इस चंद्रमा के ऊपर। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा काफी हद तक शनि के प्रभाव में आकर के बैठे हुए हैं या शनि के प्रभाव में है। जब भी चंद्रमा शनि के प्रभाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े लोनलीनेस में रहते हैं, अकेलापन ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसा देखा गया है। और इनका भी विवाह नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हैं, मैच्योर्ड होते हैं ऐसे लोग, समझदारी वाली बात करते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है तो ये हम सभी को पता है कि कुछ हद तक विष दोष भी बन जाता है। तो विष दोष का जो सबसे बड़ा प्रभाव है, जो मेजर प्रभाव है वो ये होता है व्यक्ति का जो मन है ना वो पीड़ित रहता है, कुपित रहता है किसी भी बात को लेकर के, या व्यक्ति के मन में कोई बात है तो वो चलती रहती है। यानी कि कोई एक नेगेटिव बात बैठ गई इनके मन में तो वो बहुत समय तक इनके मन में लगी रहती है। ये नहीं होता है ऐसे लोगों को कि आज कुछ हुआ तो वो भूल जाएं। ठीक है, तो ये एक नेगेटिविटी है। बाकी चंद्रमा 10वें भाव के हिसाब से बढ़िया पोजीशन में बैठे हुए हैं। लाभ स्थान के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से जातक धन का लाभ अर्जित करने वाला होगा। शुक्र 22 डिग्री के साथ कुमार अवस्था में अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए। अब ध्यान से समझिए तो लग्नेश अष्टम में जाकर के बैठे हुए हैं, इसको अच्छा नहीं कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी लाइन ये भी लिखी गई है शास्त्रों में कि कोई भी ग्रह अगर अपने घर में बैठ जाए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में, ये इस बात की सूचना दे रहे हैं कि ये आपकी आयु के लिए बढ़िया है, क्योंकि ये आयु का भाव है और यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं स्वग्रही। तो आयु के लिए यहाँ पर शुक्र का बैठना बढ़िया माना जाएगा। गुप्त विद्याएं, गूढ़ विद्याएं, रिसर्च, इन सब में शुक्र आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे या इंटरेस्ट दिलवाने वाले होंगे। प्रॉपर्टी के मामलों के लिए शुक्र का यहाँ पर बैठना बढ़िया है। प्रॉपर्टी अपने से अर्जित की हुई नहीं, वो प्रॉपर्टी जो आपको किसी और से मिले उसके लिए शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिख रही है।
शुक्र वक्री है, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इसका विशेष प्रभाव आपकी लाइफ में क्या होगा। तो शुक्र वक्री है, उसका प्रभाव कुछ हद तक बदल जाएगा, वो किसी और प्रकार से आपको प्रभावित कर रहा है। शुक्र धन भाव को देखेंगे यहाँ पर तो धन के मामलों के लिए, वाणी के मामलों के लिए बढ़िया लाभ देंगे। सूर्य की बात कर लेते हैं। 17 डिग्री के साथ सूर्य भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए। अब सूर्य को समझिए तो वो लाभेश है। लाभेश यानी इनकम भाव, वो भाव या वो इनकम, वो धन जो आप अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं, उसके स्वामी सूर्य भाग्य में जाकर के बैठे हुए हैं बुध की राशि में और तात्कालिक मैत्री में भी। ये धन योग या महाधन योग बना के बैठे हुए हैं सूर्य। तो इसका मतलब है कि आपके पास धन आएगा, इनकम आपका रहेगा। इनकम के लिए यहाँ पर सूर्य की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। ज्ञान के लिए भी सूर्य का यहाँ पर बैठना त्रिकोण में काफी बढ़िया है। बुध की राशि में तीसरे भाव को सूर्य देखेंगे तो आपके पराक्रम के लिए भी इसका बैठना बढ़िया माना जाएगा। दसम भाव में राहु एवं बुध बैठे हुए हैं। 0 डिग्री के साथ बुध यहाँ पर वक्र अवस्था में बैठा हुआ है। इस कुंडली में बुध द्वादशेष एवं भाग्येश बनते हैं। द्वादशेष एवं भाग्येश बनते हैं बुध, तो बुध को इस कुंडली में हम कारक मानेंगे, शुभ मानेंगे। दसम भाव में जाकर के बुध बैठे हुए हैं और ये बुध वक्री है, 0 डिग्री का है, मृत अवस्था का है, वक्री है और साथ में राहु है। देखिए, कार्य क्षेत्र में आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप अपने करियर में जिस भी क्षेत्र में आप रहेंगे, आपने बताया नहीं है कि आप किस क्षेत्र में हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से समझा जाए तो एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ क्षेत्र, जैसे कि शिक्षक वगैरह हो गए, वो आपके लिए बेहतर दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई भी करियर हो आपका, आप उस करियर से सेटिस्फाई नहीं होंगे, ऐसा दिख रहा है। दूसरा, करियर में थोड़े बदलाव भी आपको करने पड़ेंगे, ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि भाग्येश बुध का दसम में जाकर के बैठना ये राजयोग बन जाता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी माना जाएगा और ये अच्छा है। यहां से बैठ करके चौथे भाव के ऊपर बुध की दृष्टि प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया माना जाएगा। राहु बैठे हुए हैं चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा त्रिकोण में है तो राहु की स्थिति भी बढ़िया है। लेकिन करियर में राहु भी बदलाव देते हैं। देखिए, क्योंकि राहु केतु जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो है बदलाव को दर्शाते हैं, स्टेबिलिटी को ये कम कर देते हैं। तो राहु 10th में बैठे हुए हैं और जो बुध है वो 12th लॉर्ड है। इस वजह से करियर में बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। यहां से बैठ करके राहु कुंडली के दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। धन का ध्यान रखिए, वाणी का ध्यान रखिए, ज़्यादा टेंशन वगैरह मत लिया कीजिए। और छठे भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी, कंपटीशन वगैरह में ये राहु आपको सफलता दिलवाने वाले होंगे। 27 डिग्री के साथ राहु यहाँ पर बाल अवस्था के बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में देखिए तो शनि गुरु विद्यमान है और इस कुंडली में समझा जाए तो शनि योग कारक है, तो वही गुरु मारक है। अब ध्यान से समझिएगा, आमतौर पर हम ये समझते हैं कि गुरु सबसे शुभ ग्रह है और सच्चाई भी यही है कि गुरु सबसे शुभ ग्रह है और शनि से सबसे ज्यादा हम डरते हैं। लेकिन इस कुंडली में आप समझिए, फंक्शनल जो बेनिफिक है ना, वो शनि है और जो गुरु है वो मारक है इस कुंडली के लिए। तो शनि योग कारक है, तो वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षा से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, ज्ञान से लाभ, ये दिख रहा है आपकी कुंडली में। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप देखें तो इन दोनों की डिग्री को ध्यान से देखिए तो करीब करीब मुझे 16 डिग्री का फर्क नजर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को यहाँ पर प्रभावित नहीं करेंगे शनि और गुरु। मृत अवस्था में शनि बैठे हुए हैं 28 डिग्री के साथ। यहाँ पर शनि की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ेगी, पंचम भाव और अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब देखिए, शनि लगन को देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से, तो कई बार कुछ कार्यों में ये विलंब उत्पन्न करेंगे, कार्य नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं है। योग कारक ग्रह हैं तो मेच्योरिटी भी देंगे, ज्ञान भी देंगे, लेकिन विलंब करना इनके स्वभाव में है, तो विलंब भी करेंगे आपके कार्यों को। पंचम भाव को देखेंगे तो ये आपके ज्ञान के लिए बढ़िया है और कुंडली के 8वें भाव के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि आपकी आयु में वृद्धि करवाएंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र की। मैंने कहा था आपको कि शुक्र वक्री है यहाँ पर और इसके बारे में मैं आगे टिप्पणी करूंगा। अब समझिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं इस शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि दिख रही है और शुक्र वक्री है। देखिए, जब भी कुंडली में कोई ग्रह वक्री हो जाए ना, तो वो एक सेंसिटिव पॉइंट बन जाता है। सेंसिटिव का मतलब ये नहीं होता है अच्छा या खराब, लेकिन वो सेंसिटिव पॉइंट बन जाता है, कम से कम मेरे अनुसार जो मैंने देखा है। अब शुक्र वक्री है, शुक्र स्त्री का कारक है, स्त्री सुख का कारक है। अपने घर में बैठा है तो खराब तो हम कहेंगे नहीं, वक्री होने पर तो बल और बढ़ जाता है। लेकिन शनि जैसे सन्यासी ग्रह की दृष्टि इस शुक्र के ऊपर पड़ रही है और शुक्र कैसे हैं?
तो वक्री हैं, और वक्री होने की वजह से थोड़े सेंसिटिव हो गए वो। इस वजह से ये स्त्री सुख में कमी करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो शुक्र के ऊपर पड़ रही है, इस वजह से ये स्त्री सुख में थोड़ी कमी कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, गुरु की बात कर लेते हैं। 12 डिग्री के साथ गुरु युवावस्था में बैठे हुए हैं लाभ स्थान में। अब देखिए, तो तृतीयेश एवं षष्ठेश होकर के गुरु लाभ भाव में बैठा हुआ है, शत्रुओं को बढ़ाएंगे। ऋण वगैरह लेते हैं तो थोड़ी समझदारी से लें, ऋण की भी स्थिति यहाँ पर गुरु दे देंगे। गुरु यहाँ पर बैठे हुए मेहनत के माध्यम से आपको धन लाभ मिलेगा, बैठे बिठाए धन लाभ नहीं मिलेगा। छोटे भाई हैं आपके, तो उनसे थोड़ा बहुत लाभ आपको हो सकता है, छोटे भाई अथवा बहन से। यहाँ पर बैठ करके गुरु कुंडली के तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो मेहनत दौड़ भाग को बढ़ा देंगे। ज्ञान भाव को देखेंगे तो ज्ञान संतान के लिए बढ़िया माना जाएगा गुरु को, गुरु का देखना वहाँ। और सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये भी विवाह में कोई परेशानी एटलीस्ट नहीं देगा। मंगल को समझा जाए तो मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं 2 डिग्री के साथ। यहाँ पर मंगल मृत अवस्था में बुध की राशि में है, तात्कालिक मैत्री में है मंगल, तो इस 12वें भाव में बैठने के बावजूद इस मंगल को हम बहुत खराब नहीं कहेंगे। देखिए, सप्तमेश एवं धनेश होकर के मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। सप्तमेश यानी कि आपके विवाह का स्वामी कौन है इस कुंडली में, तो वो मंगल है। 12वें में जाके बैठा हुआ है नुकसान के भाव में, तो आप तो कह देंगे निश्चित रूप से यहाँ तो विवाह गड़बड़ दिख रहा है। निश्चित सी बात है, सप्तमेश 12वें में जाकर के बैठा हुआ है तो ये लड़ाई झगड़ा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब होना ये दर्शाता है। लेकिन यहाँ से बैठ करके मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से विवाह भाव को देख भी तो रहे हैं, विवाह भाव को देख भी रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी हो लेकिन विवाह ना हो ऐसा मंगल नहीं कहने वाला है या ना नहीं करने वाला है। धन का व्यय दर्शा रहा है ये मंगल, तो अपनी सेविंग्स का ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी वगैरह का ध्यान रखिए, विशेषकर जो धन की सेविंग्स होती है उसका ध्यान रखिए। परिवार वालों के साथ संबंध बढ़िया बना करके रखने की कोशिश करिए। यहाँ बैठ करके मंगल कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और सप्तम भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे तो मेहनत पराक्रम को बढ़ा देगा मंगल, कंपटीशन को बढ़ा देगा मंगल, संघर्ष को बढ़ा देगा मंगल। और विवाह भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि बढ़िया मानी जाएगी, लेकिन थोड़ा तूतुमय में भी हो सकता है वैवाहिक जीवन में। अब यहाँ पर एक और योग देख लेते हैं। गुरु चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए हैं तो कुछ हद तक यहाँ पर गज केसरी योग हमें नजर आ रहा है। लेकिन अब आपको मैंने जस्ट कहा कि गुरु इस कुंडली में कारक नहीं है, तो ये गज केसरी योग जबरदस्त लाभ दे देगा ऐसा नजर नहीं आ रहा। दशाओं की बात कर ले तो बुध की दशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 20 अगस्त 2029 तक रहने वाली है। और बुध की दशा में मंगल की अंतरदशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 15 फरवरी 2022 तक रहेगी। और बुध इस कुंडली में बढ़िया माने जाएंगे, भाग्येश हैं, तो बुध की दशा बढ़िया मानी जाएगी। अब प्रश्नों को ले लेते हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं, आपके मन में जो डाउट्स हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, उसका आपको विस्तृत जवाब मिल सके। विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह कब होगा? देखिए, नवमांश को यहीं पर डिस्कस करते हैं। 2 नंबर से नवमांश कुंडली शुरू हो रही है आपकी, वृषभ लगन की बन जाती है। वहां पर भी मंगल ही बनते हैं सप्तमेश, शनि की राशि में जाकर के उच्च के होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। और 3 शुभ ग्रह बुध, शुक्र और गुरु से दृष्ट हैं, ये भी बढ़िया नजर आ रहा है। तो नवमांश कुंडली में भी कोई जबरदस्त परेशानी विवाह में नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, वहां पर जो राहु है वो आपके सप्तम भाव को देख रहा है। एक छोटी सी जो है मेलेफिक बात कह सकते हैं आप, छोटी सी नेगेटिव बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है कि विवाह हो ही नहीं। अभी विवाह के योग चल रहे हैं आपकी कुंडली के अनुसार, और 15 फरवरी 2022 तक विवाह होने की बहुत ज़्यादा संभावना आपकी कुंडली के अनुसार दिख पड़ती है। तो प्रयत्न जरूर कीजिएगा, प्रयत्न करेंगे तो विवाह होने की संभावना नजर आ रही है। किस दिशा में विवाह होगा? जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ विवाह होने की संभावना दिख पड़ती है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, कोई बहुत जबरदस्त परेशानी नहीं रहेगी। कुंडली मिलान कर लेंगे तो परेशानी और कम हो जाएगी। पत्नी का संबंध कैसा रहेगा पति के साथ? देखिए, पत्नी की बात कर ली जाए तो सप्तमेश मंगल बनते हैं, और जा करके नवमांश में देखें तो वो शनि की राशि में बैठे हुए, और यहाँ पर बुध की राशि में। देखिए, पत्नी समझदार होगी, मैच्योर्ड होगी, थोड़ी सी हठी स्वभाव और जिद्दी स्वभाव की हो सकती है, लेकिन समझा जाए तो समझदार और मैच्योर्ड जरूर होगी। ससुराल पक्ष के साथ लड़की का संबंध आप जानना चाह रहे हैं, आपके परिवार वालों के साथ आपकी पत्नी का संबंध कैसा हो? मेरे हिसाब से इसके लिए उस जातिका की कुंडली ज़्यादा मायने रखेगी।
आपके साथ उनका संबंध ठीक रहेगा, लेकिन हाँ चूंकि मंगल सप्तमेश बनते हैं तो थोड़ी बहुत नोक झोंक होगी, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है आज के ज़माने में। इसके बाद आपने पूछा कि क्या संतान होने में कोई परेशानी होगी। थोड़ी सी परेशानी D7 चार्ट से नज़र आ रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि संतान होगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी समझे तो संतान भाव को शनि अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, ये बढ़िया बात है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परेशानी तो वैसे भी देखिए अभी 41 ईयर्स के अराउंड आप हो चुके हैं, तो यहाँ से भी दिख पड़ता है कि विलंब तो हो ही चुका है। मांगलिक के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, देखिए मंगल आपका 12वें में बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो मांगलिक तो आप बनते हैं। उपाय जहाँ तक आप जानना चाहते हैं, देखिए मांगलिक के लिए सामने वाले की कुंडली देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर की कुंडली भी मायने रखेगी। आप देखिए लगन मांगलिक भी हैं और चंद्र मांगलिक भी आप बनते हैं, चंद्रमा से भी मंगल अष्टम में जाके बैठा हुआ है, तो लगन मांगलिक चंद्र मांगलिक दोनों ही हैं आप। और अगर सामने वाला भी मांगलिक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी मिले लेकिन बाकी हॉरोस्कोप मैचिंग अच्छे से हो जाए तो फिर मांगलिक दोष की शांति करवा के या फिर मंगल जो प्लैनेट है इसके वैदिक मंत्रों का जाप करवा करके भी आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ मांगलिक होना या ना होना ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है विवाह होने या ना होने का। या आपको कोई ये कह दे कि आप मांगलिक हैं इसीलिए आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, जो पॉइंट रह गया शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए शनि को और मंगल को देखिए, इन दोनों के बीच में सिर्फ 4 डिग्री का फासला है। अब आप ये मत कहिएगा कि शनि और मंगल तो अलग अलग भाव में बैठे हुए, देखिए ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। आपको पता है कि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस भाव में भी बैठे ग्रहों को अस्त कर सकते हैं सूर्य, आप देख लीजिएगा ये संभव है। तो यहाँ पर शनि और मंगल में सिर्फ 4 डिग्री का फासला है, यानी शनि और मंगल की युति बहुत स्ट्रांगली हुई है। राशि अलग अलग है दोनों की, राशि अलग अलग है दोनों की, लेकिन युति बड़ी जबरदस्त हुई है। और शनि विलंब का कारक है, नवमांश में भी मंगल शनि की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं और शुक्र के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। अब यहाँ पर देखिए पत्नी कारक ग्रह शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि और पत्नी भाव की स्वामी ग्रह मंगल और शनि की युति, युति ना भी आप बोले तो प्रभाव तो आप समझ ही रहे हैं कि मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव आ रहा है। तो विलंब का कारण जो है कहीं ना कहीं शनि ने विवाह में विलंब की स्थिति जरूर उत्पन्न की है। तो मांगलिक को लेकर के डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जॉब कैसा रहेगा आप जानना चाहते हैं, आपने सबसे इंपॉर्टेंट तो यही नहीं बताया कि आप कर क्या रहे हैं। मेरे हिसाब से एजुकेशन के ही क्षेत्र से जुड़ना बढ़िया है इस कुंडली में। जॉब में सेटिस्फैक्शन होने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि D10 चार्ट इस वक्त मेरे समक्ष है, 3 नंबर से प्रारंभ हो रहा है आपका दशमांश चार्ट, यानी कि मिथुन लगन का बन जाता है, लग्न में ही केतु बैठे हुए हैं और सप्तम में राहु और दशम भाव में नीच का बुध बैठा हुआ है। सेटिस्फाई नहीं होंगे आप अपने करियर से और करियर में बदलाव भी करने की कोशिश करेंगे या बदलाव होगा भी आपके करियर में। और एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ कार्य करना आपके लिए बेहतर नजर आ रहा है। जॉब में उन्नति कब होगी? 2022 से जॉब में उन्नति की संभावना ज्यादा दिख पड़ती है। जॉब के अलावा क्या कोई और कार्य कर सकते हैं? अगर आप टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अपना इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपने पूछा है, कोई बड़ी परेशानी फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रही है आपकी कुंडली से। धन को लेकर के आपने पूछा है, सेविंग्स का ध्यान रखें, आपके जीवन में धन अच्छी मात्रा में है। वर्तमान दशा का फलित आप जानना चाहते हैं कि वर्तमान की दशा कैसी जाएगी। बुध देखा जाए इस कुंडली में तो ये आपके भाग्येश हैं और ये द्वादशेश हैं, जाकर के कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र में जाकर के बुध बैठा हुआ है। भाग्य के लिए, विदेश की यात्राओं के लिए, करियर के लिए इस बुध का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। नवमांश चार्ट में ये बुध वर्गोत्तम है, यानी इसी राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि स्थिति इसकी बढ़िया है। 0 डिग्री का है तो आप इसके बल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, रत्न वगैरह के माध्यम से बुध के बल को आप बढ़ा देंगे तो ये आपके लिए और बेहतर रिजल्ट देगा। चूंकि बुध भाग्येश है तो ये आपके लिए ज्यादातर मामलों में बढ़िया रिजल्ट ही देने वाला होगा। कुंडली के दोष अथवा योग के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई मेजर दोष नजर नहीं आ रहा है। शनि चंद्रमा जो विश्व दोष बना रहे हैं तो गुरु की दृष्टि जो चंद्रमा पर पड़ रही है वो बहुत हद तक उसको काट देगी, तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल 7.5 भी शुरू हो गई है आपकी, तो ये जो चंद्रमा ऑलरेडी शनि की चपेट में है, शनि की राशि में शनि से दृष्ट भी है और अब 7.5 भी शुरू हो गई है, तो इस दौरान आपका जो मन है ये और पीड़ित रह सकता है। तो हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। अपना घर अथवा वाहन क्या हो पाएगा? मुझे तो बिल्कुल लगता है कि हो पाएगा, संभव है आपके लिए,
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप ना ले पाएं या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। नवमांश दशमांश कैसा है मैंने बता दिया है। नवमांश चार्ट आपके लिए कि वहाँ पर भी विवाह में जो है कोई ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखती है। जो परेशानी है वो यहाँ पर है, और शुक्र के ऊपर जो शनि की दृष्टि है वो भी इस परेशानी को दर्शा रहा है। हाँ, शनि जो है ना वो आपके विवाह को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और यही कारण है कि विवाह में अभी तक इतना डिले भी हुआ है। और D10 चार्ट अस्थिरता एवं सेटिस्फैक्शन ना होना इस बात की सूचना दे रहा है। चलिए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको दे रहा हूँ, बहुत साधारण से उपाय दे रहा हूँ, लेकिन ये उपाय बहुत सटीक काम करेंगे आपके चार्ट के ऊपर, तो करने की कोशिश कीजिएगा। प्रथम उपाय है पन्ना नाम का रत्न धारण कर लीजिएगा। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में 7.25 रत्ती का पन्ना, चांदी में भी धारण कर सकते हैं, सोने में भी धारण कर सकते हैं। मेरे हिसाब से चांदी में धारण करना ज़्यादा बेहतर दिख रहा है आपके चार्ट के अनुसार। हर शुक्रवार विधि विधान से व्रत करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, शुक्रवार का व्रत करेंगे विधि विधान से। क्यों करेंगे? क्योंकि विवाह जल्दी से हो जाए इस वजह से करेंगे। और विधि विधान जो मैंने बोला है तो पूरे विधि विधान से कीजिएगा। सिर्फ व्रत कर रहे हैं करने के लिए ऐसा मत कीजिएगा। जैसे व्रत किया जाता है पूरे नियम के साथ, उसी नियम से कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो जल्द से जल्द आपका विवाह हो जाएगा। नित्य ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इसमें ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस दोनों में से कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं 3 माला प्रतिदिन। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, जो भी मंत्र आपको सिंपल लगे आप उसको कर लीजिएगा। नित्य ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है 3 माला प्रतिदिन। और मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है सुबह शाम। हनुमान मंदिर जाना है आपको, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है और उस प्रसाद को गरीबों में या जो भी मंदिर वगैरह में है उनको बांट देना है। इससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा और विवाह में आ रही परेशानी थोड़ी कम होगी। हनुमान चालीसा आप चाहे तो नित्य सुबह शाम पढ़ सकते हैं। सुबह शाम नहीं तो शाम के समय में ज़्यादा पढ़िए, अंधेरा होने के बाद हनुमान चालीसा ज़्यादा पढ़िए। क्यों? क्योंकि शनि जो है ना रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि सुबह पढ़ेंगे तो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, काम तो वो करेगा, लेकिन संध्या काल या उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा आपकी चार्ट के ऊपर। चलिए तो दोस्तों ये था इस 41 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आप सबको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।